गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम सैलरी हेड पढ़ रहे थे आपके सी इंस्टीट्यूट के मटेरियल से सी इंटर के लिए। हमने टैक्स ट्रीटमेंट समझ लिया था। जो प्रोविडेंट फंड होते हैं, 4 तरीके के प्रोविडेंट फंड आप पढ़ चुके हैं। एक तो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड होता है, एक अनरिकॉग्नाइज, एक स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अब हम पेज नंबर 3.41 पे रीड करेंगे। इंटरेस्ट क्रेडिटेड ऑन कंट्रीब्यूशन बाय सच पर्सन एम्प्लॉय। पहले हम रफली समझ लेते हैं, तो रीडिंग कर लेते हैं, फिर आपके मॉड्यूल से समझ लेंगे। आपने पढ़ा था एक 4 तरीके के प्रोविडेंट फंड होते हैं। एक तो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड होता है, एक रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड होता है, एक अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड होता है और एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड होता है। ठीक है, तो आपने पढ़ा था इंटरेस्ट जो होता है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में 9.5% तक ब्याज माफ हो जाता है। अगर 9.5% से ज़्यादा आपको ब्याज मिल रहा है तो टैक्स देना होता है। अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड पे किसी भी रेट से ब्याज मिल सकता है, पब्लिक प्रोविडेंट फंड पे भी किसी भी रेट से ब्याज मिल सकता है और स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड पे भी किसी भी रेट से ब्याज मिल सकता है। ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड कोई टैक्स नहीं लगेगा। पर अगर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है तो 9.5% पर एनम तक माफ होगा। अगर 9.5% पर एनम से ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो टैक्स देना होगा। अब एक एक्स्ट्रा लिमिट और लगाई गई। ये दोनों की तो बात नहीं हो रही, ये दोनों तो आप भूल जाइए। यहाँ पे अब जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, केवल इन दो की बात हो रही है। जो स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है, जिसपे प्रोविडेंट फंड एक 1925 अप्लाई होता है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स मेंटेन करते हैं, और जो रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है जो इनकम टैक्स कमिश्नर से अप्रूव्ड होता है। ठीक है, अगर कोई एम्प्लॉय, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई एम्प्लॉय एक सिंगल फाइनेंशियल ईयर में 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा का कॉन्ट्री करता है पीएफ अकाउंट में, अपनी एम्प्लॉय पीएफ अकाउंट में, एम्प्लॉयर की बात नहीं हो रही है। एम्प्लॉयर तो कम भी मतलब कई बार ऐसा होता है, ध्यान से देखें, जैसे आपकी सैलरी है 5 लाख, इसका 10% पीएफ अकाउंट में कॉन्ट्री हो रहा है। ठीक है, तो 50,000 आपके सैलरी से कट रहे हैं, 50,000 आपका एम्प्लॉयर पे कर रहा है आपके बिहाफ पे। यही होता है, पीएफ में जितना आपकी सैलरी से कट रहा है उतना वो करता है। पर आप चाहें तो ज़्यादा भी कॉन्ट्री करवा सकते हैं, तो मिनिमम लिमिट है गई। आप कह रहे हैं नहीं आप मेरे तो 1.5 लाख रुपये जमा कराइए, तो एम्प्लॉयर अपने थोड़ी 1.5 लाख मिलाएगा। वो कहेगा नहीं ऐसे थोड़ी, ऐसे तो वो आप कहेंगे मैं तो 2 लाख जमा कराऊंगा। तो आप अपना हिस्सा चाहे तो ज़्यादा जमा करवा सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एम्प्लॉयर तो उतना ही कराएगा जो लीगली उसने एग्रीमेंट किया, जो सर्विस एग्रीमेंट हुआ आपके साथ में, वो तो उतना ही कराएगा। पर आप कह रहे नहीं आप मेरे तो 1.5 लाख रुपए जमा करा दिए, ठीक है करा देंगे, तो आपके 1.5 लाख और 50, ऐसे ऐसे आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए जमा हो रहे हैं हर महीने। तो ऐसा आप करवा सकते हैं। पीएफ जो आपका बन रहा है एज पर सर्विस एग्रीमेंट, जब आप कहीं जॉब ज्वाइन करते हैं तो आपको पहले ही बताया जाता है कि आपकी सैलरी का इतना % पीएफ वो जब काटेंगे। आप ज़्यादा भी कटवा सकते हैं, ज़्यादा कटवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर एम्प्लॉयर तो उतना ही देगा जितना उसने प्रॉमिस किया था, वो क्यों आपके लिए ज़्यादा डालेगा। तो कई एम्प्लॉय क्या करते हैं, अपना कंट्रीब्यूशन बढ़वा लेते थे। पहले ऐसा होता था, वो बढ़वा लेते थे। ठीक है, अब बढ़वा लिया तो ये कंट्रीब्यूशन 80C की तो डिडक्शन मिलेगी। आप पढ़ेंगे, आपकी पढ़ाया था आपको 5 हेड का जब टोटल आएगा ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से आपने जितना पीएफ अकाउंट में पैसे जमा कराया उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। प्लस 9.5% तक ब्याज भी माफ़ हो जाएगा। आपको ब्याज भी तो मिलेगा हर साल। जबकि आप किसी बैंक में एफडी वगैरह कराएंगे तो मैक्सिमम 7 या 7.5% ही ब्याज मिलता है। तो देखिए एम्प्लॉय क्या करते थे, ज़्यादा पीएफ में जमा करा देते थे पैसा टैक्स बचाने के लिए, तो टैक्स बच गया, और जो ब्याज मिल रहा है ज़्यादा वो भी माफ़ हो गया। तो टैक्स वालों को लगा कि ये तो गलत हो रहा है, इसका मिसयूज़ हो रहा है, ज़्यादा वो दिखाते हैं पीएफ में कॉन्ट्री करते हैं, इससे वो टैक्स में बच के निकल जाते हैं और ब्याज भी टैक्स पे बच के निकल जाता है। तो टैक्स वालों ने एक रूल बनाया कि अगर एम्प्लॉयर की बात नहीं हो रही है, एम्प्लॉय की बात हो रही है यहाँ पर जो आप पढ़ रहे हैं, कि अगर कोई एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड अकाउंट में या रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड अकाउंट में एक सिंगल फाइनेंशियल ईयर में 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा का कॉन्ट्री करता है, 2.5 लाख रुपए पर एनम में ही ज़्यादा पैसे जमा कराता है, एम्प्लॉयर की बात नहीं हो रही है। और अगर एम्प्लॉयर नहीं है वहाँ पर, एम्प्लॉयर नहीं कर रहा कॉन्ट्री, आप खुद ही कॉन्ट्री कर रहे हैं, तो ये लिमिट 5 लाख हो जाएगी। अगर मान लीजिए एम्प्लॉयर तो मना कर रहा है, मैं तो नहीं कॉन्ट्री कर रहा, तो आप ही कॉन्ट्री कर रहे हैं केवल, तो ये लिमिट 5 लाख हो जाएगी। अगर एम्प्लॉयर भी कॉन्ट्री कर रहा है, आप भी कॉन्ट्री कर रहे हैं, तो 2.5 लाख है लिमिट आपकी। और अगर एम्प्लॉयर नहीं कॉन्ट्री कर रहे हैं, केवल आप कॉन्ट्री कर रहे हैं स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, तो 5 लाख है लिमिट। अगर इस लिमिट से आप ज़्यादा जमा करा रहे हैं पैसे, सपोज मान लीजिए आप तो 3 लाख रुपये जमा करा रहे हैं, जबकि 2.5 लाख है लिमिट, तो 50,000 रुपये जो एक्सेस कॉन्ट्री कर रहे हैं आप, इस पर जो ब्याज मिलेगा वो आपके लिए टैक्सेबल होगा, चाहे वो किसी भी रेट से मिले। समझ में आया? ठीक है, ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है कि अगर आप स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड के मेंबर हैं या रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड के मेंबर हैं और एक सिंगल फाइनेंशियल में आप 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा का कॉन्ट्री करते हैं, तो जितना आप एक्सेस अमाउंट कॉन्ट्री कर रहे हैं, अमाउंट पे तो कोई टैक्स लगेगा,
पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है इस पर जो ब्याज, क्योंकि अमाउंट तो आपकी सैलरी में से कट रहा है, तो सैलरी तो हमेशा ग्रॉस लेते हैं टैक्स वाले, सब कुछ वापस जोड़ देते हैं, तो सैलरी पे तो जो आपने 50,000 रुपये एक्स्ट्रा दिए इस पर तो टैक्स लग ही रहा है। बात हो रही इंटरेस्ट की, जो इंटरेस्ट जनरेट होगा, ठीक है, एक्सेस अमाउंट पे, उस पर आपको टैक्स देना होगा, चाहे वो 2% से जनरेट हो चाहे 20% से जनरेट हो, तो जो इंटरेस्ट अमाउंट होगा वो टैक्सेबल होगा। अगर आप एम्प्लॉयर भी कॉन्ट्री कर रहे हैं तो 2.5 की लिमिट है, अगर एम्प्लॉयर कॉन्ट्री नहीं कर रहा है, आप ही कॉन्ट्री करते हैं पीएफ अकाउंट में, तो 5 लाख की लिमिट है। अब फटाफट हम पढ़ लेते हैं इस टॉपिक को। अगर आप स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में या रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में एक सिंगल फाइनेंशियल ईयर में 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा का कॉन्ट्री कर रहा है एम्प्लॉय, और अगर एम्प्लॉयर भी है तो 2.5 लाख देखा जाएगा। अगर एम्प्लॉयर नहीं कॉन्ट्री कर रहे हैं, आप अकेले कॉन्ट्री कर रहे हैं, तो 5 लाख देखा जाएगा। 5 लाख से ज़्यादा पैसे जमा करा रहा है तो जो एक्सेस अमाउंट जमा हो रहा है अकाउंट में, उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो फुली टैक्सेबल होगा ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड। ठीक है, और ये प्रोविजन लॉजिक मैंने बता दिया, पहले मिसयूज होता था इसका, सब लोग ब्याज ज़्यादा कॉन्ट्री कर देते थे, ब्याज पे टैक्स लगता नहीं था, 80C की डिडक्शन मिल जाती थी, तो ब्याज पे तो टैक्स लगा ही नहीं, क्योंकि 9.5% तक तो माफ़ होता था। तो टैक्स फ्री करने के बचाने के लिए लोग ज़्यादा कॉन्ट्री करते थे पीएफ अकाउंट में, तो टैक्स उन्होंने एक लिमिट लगा दी कि भैया कॉन्ट्री तो कर सकते हो, पर अगर 2.5 लाख से ज़्यादा तुमने कॉन्ट्री किया तो जो एक्सेस अमाउंट तुमने कॉन्ट्री किया उस पर तुम्हें टैक्स देना होगा। इसके लिए उन्हें एक रूल बनाया, रूल 90 में एक कैलकुलेशन करने का तरीका बताया कि किस तरीके से कैलकुलेशन की जाएगी इस ब्याज की, वो आपको बताया। ये रूल कब से आया है? 1 अप्रैल 2021 से, यानी 1 अप्रैल 2021 से पहले कितना भी ब्याज मिल सकता था, कोई टैक्स नहीं लगता था, कितना भी कॉन्ट्री कर सकते थे, कोई टैक्स नहीं लगता था। ये रूल आया है 1 अप्रैल 2021 से कि 1 अप्रैल 2021 और उसके सब्सिक्वेंट ईयर्स में, आपके सालों में, अगर आप एक सिंगल फाइनेंशियल ईयर में स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में 2.5 लाख रुपये से ज़्यादा का कॉन्ट्री करता है एम्प्लॉयर की बात नहीं हो रही यहाँ पे, केवल एम्प्लॉय की बात हो रही है। और अगर आप ही कॉन्ट्री कर रहे हैं, आपका एम्प्लॉयर कॉन्ट्री नहीं कर रहा हो, एक सिंगल फाइनेंशियल में आप 5 लाख रुपए से ज़्यादा जमा कराते हैं, तो जो एक्सेस इंटरेस्ट होगा, जो एक्सेस अमाउंट पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है 2.5 लाख तक तो और 5 लाख तक तो माफ़ हो जाएगा, उससे ज़्यादा जो पैसा आपने जमा कराया उस पर जो आपको एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है, एक्स्ट्रा नहीं, जो ब्याज मिल रहा है एक्सेस अमाउंट पे, वो आपके लिए टैक्सेबल होगा। 1 अप्रैल 2021 से पहले तो कितना भी ब्याज मिल सकता था, वो टैक्स फ्री था, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता था। तो रूल 90 में कैलकुलेशन करने का तरीका उन्होंने यहाँ पर दिया। उन्होंने बोला एक तो आप नॉन टैक्सेबल अमाउंट निकालेगा, जो पीएफ डिपार्टमेंट है वो 2 तरीके से आपके अकाउंट मेंटेन करेगा, एक तो नॉन टैक्सेबल पोर्शन होगा और एक टैक्सेबल पोर्शन होगा जिस पे टैक्स लगाएंगे टैक्स वाले। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखा जाएगा इसमें, ओपनिंग बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2021, क्योंकि इस जो ओपनिंग बैलेंस जितना भी आपके पीएफ अकाउंट में पैसा था वो तो नॉन टैक्सेबल था, उस पर तो कितना भी ब्याज मिल सकता था 1 अप्रैल 21 तक, तो ये वो लिख देंगे आप, यहाँ तो खैर होगा ही नहीं। फिर ड्यूरिंग द 21, 22 या उसके बाद के सालों में, जैसे आपका 23 है, इसके सब्सिक्वेंट ईयर में जितना भी कॉन्ट्री कर रहा है एम्प्लॉय 2.5 लाख तक जो कॉन्ट्री कर रहा है वो यहाँ लिख देंगे। जैसे मान लीजिए आप एम्प्लॉय जो है 3.5 लाख रुपए कॉन्ट्री कर रहा है, तो 2.5 लाख रुपए तो यहाँ आ जाएंगे, इस पे तो लगेगा ही नहीं, इस ब्याज पे तो माफ़ है। हाँ, इससे ज़्यादा ब्याज मिल रहा है, मान लो 1.5 लाख रुपए, 4 लाख रुपए जमा करा रहा है एम्प्लॉय, तो 1.5 लाख रुपए टैक्सेबल अमाउंट में आ जाएगा, राइट। ये हो गया। सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे, जो आपका 1 अप्रैल 21 को जो ओपनिंग बैलेंस है वो इस अकाउंट में, आपके पीएफ अकाउंट में जो पैसा है वो लिख देंगे नॉन टैक्सेबल अमाउंट, क्योंकि वो पहले तो टैक्स लगता ही नहीं था, यहाँ तो डैश आएगा, खैर ओपनिंग बैलेंस यहीं लिखेंगे। फिर प्लस 21, 22 के दौरान या उसके बाद के सालों में आप जितना कॉन्ट्री कर रहे हैं पर ईयर वो अमाउंट लिखा जाएगा। अब मान लीजिए आप 4 लाख रुपए एम्प्लॉय जमा करा रहा है एक साल में, तो 2.5 लाख रुपए तो नॉन टैक्सेबल है, 2.5 लाख तक तो कोई लगेगा नहीं टैक्स ब्याज पे, 2.5 लाख से जितना ज़्यादा है वो टैक्सेबल अमाउंट का पोर्शन होगा, राइट। फिर इस पर ब्याज निकाला जाएगा, इन दोनों पे आपको ब्याज माइनस विड्रॉ, मान लीजिए विड्रॉवल कोई आप अमाउंट निकलवा लेते हैं पीएफ अकाउंट से, विड्रॉ करते हैं तो वो लेस हो जाएगा, अगर विड्रॉ करते हैं तो ठीक है वो लेस हो जाएगा विड्रॉवल। फिर आपको जो बैलेंस आएगा, अब जो बैलेंस बचेगा इस पर जो ब्याज मिलेगा इंटरेस्ट, ठीक है, वो यहाँ तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, आपने पढ़ा था यहाँ पे तो एग्जेम्प्ट होगा। अगर आरपीएफ रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है तो 9.5% तक तो माफ़ हो जाएगा, 9.5% से ज़्यादा मिल रहा है तो टैक्स रहेगा। और यहाँ पे जो ब्याज बन के आएगा पीएफ अकाउंट डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग वो फुली टैक्सेबल होगा, और चाहे 9.5% से मिल रहा हो, 9.5% से कम मिल रहा हो, 9.5% से ज़्यादा मिल रहा हो। आई होप ये समझ में आ गया होगा, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं।
बट जो हमने पढ़ा अब तक, हमने ये पढ़ा कि अगर कोई एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड का मेंबर है या रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का मेंबर है, एक सिंगल फाइनेंशियल ईयर में 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा जमा कराता है। 2.5 लाख रुपए की लिमिट तब होगी जब एम्प्लॉय दोनों जमा करा रहे हैं, और अगर एक एम्प्लॉय ही जमा करा रहा है तो 5 लाख रुपए की लिमिट है। इससे ज़्यादा वो जमा करा रहा है तो जो एक्सेस अमाउंट वो जमा करा रहा है, कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, उस एक्सेस अमाउंट पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो फुली टैक्सेबल होगा। अभी कैलकुलेट कैसे करना है? कैलकुलेट करने के लिए रूल 9D बनाया इनकम टैक्स वालों ने। रूल 9D में एक तो नॉन टैक्सेबल अमाउंट पीएफ डिपार्टमेंट दो तरह से अकाउंट मेंटेन करेगा आपका। एक तो नॉन टैक्सेबल अमाउंट होगा, पोर्शन होगा, एक टैक्सेबल अमाउंट का पोर्शन होगा। सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे आप 1 अप्रैल 2021 का, क्योंकि इससे पहले जो भी पैसा था वो तो फुली एग्जाम्प्ट था, तो आपके इस अकाउंट में पीएफ अकाउंट में जो पैसे पड़े थे वो लिखे जाएंगे। प्लस 21-22 और सब्सिक्वेंट ईयर में जो आपने अपनी तरफ से कॉन्ट्री किया, पैसा जमा कराया, वो लिखा जाएगा। 2.5 लाख रुपए तक किया तो वो नॉन टैक्सेबल अमाउंट के पोर्शन में आएगा, और अगर 2.5 लाख से ज़्यादा किया तो वो टैक्सेबल अमाउंट के पोर्शन में आएगा। और अगर आप ही कॉन्ट्री कर रहे हैं, एम्प्लॉयर कॉन्ट्री नहीं कर रहा, तो ये लिमिट 5 लाख हो जाएगी। 5 लाख तो यहाँ आ जाएगी, 5 लाख से ज़्यादा जमा करा रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा। अगर कोई विड्रॉवल आपने किया, पैसा निकाला तो उसे घटा दिया जाएगा। उसके बाद जो अमाउंट आएगा इस पर इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करेगा पीएफ डिपार्टमेंट। और ये अगर स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड है तब तो आपने पढ़ा था किसी भी रेट से इंटरेस्ट मिल सकता है, कोई टैक्स लगेगा। अगर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है तो 9.5% तक माफ होगा। अगर 9.5% से ज़्यादा मिल रहा है तो टैक्स देना होगा। और जैसे मान लीजिए 11% से मिल रहा है तो 9.5 माफ हो जाएगा, 1.5% ब्याज पे टैक्स देना होगा। पर ये वाले पोर्शन पे तो जितना भी ब्याज आपको मिल रहा है, चाहे 9% से मिल रहा है, चाहे 15% से मिल रहा है, चाहे कम मिल रहा है, ये फुली टैक्सेबल होगा। तब हम रीड कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन कर लेंगे समझने के लिए। आपके मॉडल में तो क्वेश्चन नहीं दे रखा, पर आपको समझा दिया जाएगा। अभी लॉ की लैंग्वेज है तो थोड़ी ट्रिकी होती है, पर हम पढ़ लेते हैं फटाफट। एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 11 एनी पेमेंट फ्रॉम अ प्रोविडेंट फंड अकाउंट टू विच प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925, यानी स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड की बात कर रहा है जिससे प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 अप्लाई होता है, और फ्रॉम पब्लिक प्रोविडेंट फंड वुड बी एग्जाम। ये तो हम पढ़ चुके हैं कि पीएफ का जो पैसा मिलता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट वो एग्जाम्प्ट होता है, जो आप निकालते हैं। एक्यूमुलेटेड बैलेंस ड्यू एंड बिकमिंग पेबल टू एम्प्लॉय पार्टिसिपेटिंग रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड वुड बी एग्जाम। रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से भी जो पैसा मिलता है वो एग्जाम्प्ट होता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, सब्जेक्ट टू आपने 5 साल लगातार काम कर लिया हो, या आप लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। यानी रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड से और पब्लिक प्रोविडेंट फंड से जो पैसा मिलता है, जो एक्यूमुलेटेड बैलेंस मिलता है, इकट्ठा होकर जो बैलेंस मिलता है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, वो आपके लिए एग्जाम्प्ट होता है। पर आपने पढ़ा था अगर अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से पैसा मिलता है तो उसके 4 टुकड़े किए जाते हैं। आपका हिस्सा तो माफ होता है, आपके हिस्से पे जो इंटरेस्ट मिलता है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा, और जो एम्प्लॉयर का हिस्सा है और उस पर जो ब्याज मिला वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होता है। However, the exemption under section 10 subsection 11 और section 10 subsection 12 would not be available in respect of income by way of interest। आपको ये छूट नहीं मिलेगी, यानी इनकम टैक्स से छूट नहीं मिलेगी by way of interest। देखिए केवल इंटरेस्ट की बात हो रही है, एक्रूड जो आपने कमाया है during the previous year to the extent it relate to the amount or aggregate of amount contribution made by that person employee exceeding 250। जितना 2.5 लाख से ज़्यादा अगर आप कॉन्ट्री कर रहे हैं तो उस पर जो ब्याज आप कमा रहे हैं उस पर आपको टैक्स देना होगा इन एनी प्रीवियस ईयर इन दैट फंड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2021। यानी 21 से पहले तो माफ होता था, किसी भी कितना भी आप जमा करा सकते हैं पैसा। अब एक लिमिट लगा दी टैक्स वालों ने कि अगर आप रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में पैसे जमा करा रहे हैं, स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड में पैसे जमा करा रहे हैं, तो एक सिंगल ईयर में 2.5 लाख से अगर ज़्यादा आप कॉन्ट्री कर रहे हैं तो 2.5 लाख से जितना ज़्यादा अमाउंट आप कॉन्ट्री कर रहे हैं उस पर जो आपको ब्याज मिल रहा है वो फुली टैक्सेबल होगा। अगर ये 2.5 लाख की लिमिट तब है जब कॉन्ट्री कर रहे हैं बोथ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। आप और एम्प्लॉयर तो कितने भी जमा करा सकते हैं, उसकी बात नहीं हो रही। आप जो एक्सेस अमाउंट जमा करा रहे हैं 2.5 लाख से ज़्यादा, उस पर जो ब्याज मिल रहा है वो फुली टैक्सेबल होगा। If the contribution by such person employed in a fund in which there is no employer contribution, मान ली एम्प्लॉयर नहीं है, आप खुद ही जमा करा रहे हैं, तो पढ़ाया था लिमिट हो जाएगी 5 लाख। आप 5 लाख तक जमा करा सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा जमा कराएंगे would be applicable such contribution and interest accrued in any previous in that fund on after 1 April 20 would be exempt up to that limit। यानी 5 लाख तक जो ब्याज मिलेगा वो माफ हो जाएगा, उससे ज़्यादा ब्याज मिल रहा है तो टैक्स लगेगा। जहाँ सपोज आप 7 लाख जमा करा रहे हैं और वहाँ एम्प्लॉयर कॉन्ट्री नहीं कर रहा उस फंड में, तो 7 में से 5 गए तो 2 लाख पे जो ब्याज मिल रहा है फुली टैक्सेबल होगा। तो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं, हम यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं, मैंने अपनी लैंग्वेज में लिख लिया। वी कैन से दैट, हम यहाँ पे ये कह सकते हैं व्हाट इज टैक्सेबल, कि क्या टैक्सेबल होगा, इज द इंटरेस्ट। इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा रिलेटिंग टू एक्सेस कॉन्ट्रीब्यूशन, जो आपने ज़्यादा पैसा जमा कराया उस पर जो ब्याज मिल रहा है वो टैक्सेबल होगा। नॉट द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, जो ज़्यादा पैसा जमा करा रहे हैं वो टैक्सेबल नहीं होगा,
जो एक्स्ट्रा आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उस एक्सेस अमाउंट पे वो टैक्सेबल होगा। और इफ़ द एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन विद इन द अबव स्टेटेड लिमिट, अगर आप 2.5 लाख और 5 लाख तक ही पैसे जमा करा रहे हैं, रिलेटेड इंटरेस्ट ऑल्सो रिमेन एग्जेम्प्ट, वो इंटरेस्ट भी माफ हो जाएगा इररिस्पेक्टिव अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, कितना भी ब्याज आपको मिला हो। हाँ, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में बस ये ध्यान रखना होगा कि 9.5% तक ही माफ होगा, अगर 9.5% से ज़्यादा मिल रहा है तो टैक्स देना होगा। In other words, we can say that interest relating to employee contribution exceeding the threshold मतलब जो लिमिट है, एग्जेम्पशन लिमिट 2.5 लाख या 5 लाख से अगर आप ज़्यादा जमा करा रहा है एम्प्लॉय, एज द केस में मेड ऑन और आफ्टर फ्रॉम प्रीवियस ईयर 21-22 या उसके बाद, इस टैक्सेबल होगा इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड की बात नहीं हो रही है, वहाँ आप कितना भी पैसा जमा करा सकते हैं, कोई टैक्स नहीं लगेगा। इंटरेस्ट रिलेटिंग टू ऑल अदर कॉन्ट्रीब्यूशन रिमेन एग्जेम्प्ट, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट पब्लिक प्रोविडेंट फंड की बात यहाँ नहीं की जा रही है। इट में भी नोटेड, ये बात ध्यान में देने की, दैट इंटरेस्ट एक्रूड ऑन कंट्रीब्यूशन टू सच फंड, जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा था अप टू 31 मार्च 2021 वो माफ हो जाएगा विदाउट एनी लिमिट, क्योंकि 31 मार्च 21 तक कोई लिमिट नहीं थी। उससे पहले आप कितना भी ब्याज कमा सकते थे, कितना भी एक्सेस कॉन्ट्री कर सकते थे, पैसा कोई लिमिट नहीं थी। इवन इफ द एक्रूअल ऑफ इनकम आफ्टर दैट, भले ही ब्याज आपको 31 मार्च 21 के बाद में मिला हो, कमाया हो, पर वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। Exemption under Section 10 subsection 11 and recognized provident statutory provident fund Section 10 subsection 12 recognized provident fund would be available to an assessee, सभी assessee को मिलेगी irrespective of regime under which he pay tax। चाहे आप न्यू रेट से टैक्स दे रहे हैं, न्यू टैक्स रिजिम से टैक्स दे रहे हैं, चाहे ऑप्शनल या ओल्ड टैक्स रिजिम से टैक्स दे रहे हैं, दोनों केसेस में आपको ये छूट मिलती है। द CBDT यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स हैज़ वाइड रूल 90 बनाया, जो मैंने आपको बताया था, नोटिफाई किया द मैनर टू कैलकुलेट टैक्सेबल इंटरेस्ट, कि किस तरीके से आप टैक्सेबल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे रिलेटिंग टू कॉन्ट्रीब्यूशन इन अ प्रोविडेंट फंड और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड एक्सीडिंग थ्रेशोल्ड लिमिट। थ्रेशोल्ड लिमिट वही है, अगर एम्प्लॉय खुद के भी जमा करा रहा है, एम्प्लॉय भी जमा करा रहा है पैसा, तो थ्रेशोल्ड लिमिट 2.5 लाख है। अगर एम्प्लॉय कॉन्ट्री नहीं कर रहा है, आप ही कॉन्ट्री कर रहे हैं PF अकाउंट में, तो 5 लाख है। इंटरेस्ट इनकम एक्रूड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर विच इज नॉट एग्जेम, 2.5 लाख से जो ज़्यादा पैसा जमा करा रहे हैं उस पर एग्जेम नहीं होगा, फ्रॉम इंक्लूजिंग टोटल इनकम में इंक्लूड होगा ऑफ अ पर्सन टैक्सेबल इंटरेस्ट शैल बी कंप्यूटेड, वो कैलकुलेट किया जाएगा एज इंटरेस्ट एक्रूड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन द टैक्सेबल कॉन्ट्रीब्यूशन अकाउंट। जो आपका अकाउंट होगा उस पर 2.5 लाख से ज़्यादा का ब्याज आपको मिल रहा है, वो आपके लिए टैक्सेबल होगा प्रीवियस ईयर में। For this purpose, separate account within the provident fund account shall be maintained, यानी PF अकाउंट में दो तरीके से अकाउंट मेंटेन किए जाएंगे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22 एंड ऑल सब्सिक्वेंट ईयर में। फॉर टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन का अकाउंट अलग अकाउंट मेंटेन होगा, नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन का अलग अकाउंट मेंटेन होगा। नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट में सबसे ज़्यादा क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे, यानी 1 अप्रैल 21 को ओपनिंग बोल रहे हैं, क्लोजिंग जो बैलेंस था 21 का वो लिख देंगे, प्लस एनी कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द पर्सन इन द अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22 में जो आपने पैसे जमा कराए, और सब्सिक्वेंट प्रीवियस ईयर जो 23-22 आपका जो चल रहा है 23 प्रीवियस ईयर उसमें जो पैसे जमा कराए, विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द टैक्सेबल कॉन्ट्रीब्यूशन, दैट इज 2.5 लाख रुपये तक का जो कॉन्ट्रीब्यूशन वो यहाँ आ जाएगा, जो ब्याज मिलेगा वो लिख देंगे, और एज रिड्यूस बाय विड्रॉवल कोई पैसा निकाला तो घटा दिया जाएगा। टैक्सेबल कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब 2.5 लाख से जितना ज़्यादा जमा करा रहे हैं वो टैक्सेबल होगा। कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द पर्सन यानी एम्प्लॉय, पर्सन मतलब यहाँ पे एम्प्लॉय है, इन द अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21-22 एंड सब्सिक्वेंट ईयर विच इन एक्सेस ऑफ ईयरली थ्रेशोल्ड लिमिट। ईयरली थ्रेशोल्ड लिमिट 2.5 लाख है, अगर एम्प्लॉय भी जमा करा रहा है, एम्प्लॉय भी जमा कराया तो 2.5 लाख है, एम्प्लॉय कॉन्ट्री नहीं कर रहा है तो 5 लाख है। इंटरेस्ट जितना बना वो एज रिड्यूस बाय विड्रॉवल, अगर आपने कोई पैसा निकाला है तो घटा दिया जाएगा। ईयरली थ्रेशोल्ड लिमिट पड़ चुके हैं 5 लाख है इफ द कंट्रीब्यूशन बाय सच पर्सन और एम्प्लॉय जमा करा रहा है इन द फंड इन विच देयर इज नो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, और अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन भी है तो 2.5 लाख रुपए हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन करते हैं, एग्जांपल आपके मॉड्यूल में नहीं है यहाँ पर, तो मैंने एक अलग से एग्जांपल लिखा हुआ है वो पढ़ कर देते हैं। टैक्सेबल होगा इंटरेस्ट कंप्यूटेशन अबाउट 2.5 लाख, अगर 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा का पर आप कॉन्ट्री कर रहे हैं तो जितना ब्याज मिल रहा है 2.5 लाख रुपए से ऊपर वो टैक्सेबल होगा। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड की बात की जा रही है। मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड विद P लिमिटेड, मिस्टर एक्स P लिमिटेड में जॉब करते हैं, ड्राइंग बेसिक सैलरी ले रहे हैं 20 लाख रुपए पर मंथ एंड DA मिलता है 25% ऑफ बेसिक सैलरी फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी, यानी DA कंडीशनल है, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सैलरी है। ही कॉन्ट्रीब्यूट 12% ऑफ बेसिक सैलरी, 12% ऑफ हिज basic salary and DA to him EPF if the employee provident fund account employee share with P limited making a matching contribution। P limited भी उतनी पैसे जमा कराती है, तो इनकी सैलरी देखिए 2 लाख रुपए पर मंथ है, तो 2 लाख तो ये हो गया, प्लस 25% DA मिलता है फॉर्मिंग पार्ट प्लस 25%। सैलरी का मतलब PF में आप पढ़ चुके हैं, बेसिक सैलरी प्लस DA कंडीशनल प्लस कमीशन ऑन सेल बाय फिक्स परसेंट, कमीशन है नहीं। 2.5 लाख आ गया, 2.5 लाख का 12% ही कॉन्ट्री कर रहा है एम्प्लॉय,
तो 30,000 आ गया एक महीने का, 12 महीने का हो गया 3,60,000 रुपये। यानी देखिए 2.5 लाख से ज़्यादा कॉन्ट्री कर रहे हैं आप, साफ साफ क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन ये नहीं बता रहा कि कौन सा पीएफ अकाउंट है, तो जब क्वेश्चन साइलेंट हो तो आपको हमेशा रिकॉग्नाइज पीएफ अकाउंट ही मानना है। और क्वेश्चन ये नहीं बताता कि कौन सा पीएफ अकाउंट मेंटेन हो रहा है, स्टैट्यूटरी हो रहा है, रिकॉग्नाइज हो रहा है या अनरिकॉग्नाइज हो रहा है, तो आप हमेशा मानेंगे रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड की बात की जा रही है। इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड टू ईपीएफ अकाउंट 8.1%, 8.1% से ब्याज मिल रहा है, तो अब माफ हो जाएगा। आपने पढ़ा था कि रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड आप मेंटेन करते हैं तो 9.5% तक ब्याज माफ होगा, 9.5% से ज़्यादा मिल रहा है तो टैक्स देना होगा। क्लोजिंग बैलेंस इन हिज अकाउंट एम्प्लॉय शेयर 50 लाख एज ऑन 31 मार्च 2021। 31 मार्च 21 को 50 लाख रुपए जमा हो चुके थे आपके पीएफ अकाउंट में अब तक। एनालाइज द टैक्स इम्प्लीकेशन, आप बताइए टैक्स किस पे लगेगा। प्रीवियस 21-22 में आपको प्रीवियस 21-22 की कैलकुलेशन करके बतानी है। अज्यूम इंटरेस्ट एक्रू हुआ है 50 लाख पे, देखिए इंटरेस्ट निकाल के दे रखा है क्वेश्चन में, वो हमें निकालना, पीएफ अकाउंट की कैलकुलेशन नहीं करनी, आपके दिया होगा क्वेश्चन एग्जाम में। इंटरेस्ट 50 लाख पे है, 4,05,000, ये तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आपने पढ़ा था 31 मार्च 2021 तक तो कोई लिमिट नहीं थी, 31 मार्च 2021 तक जो भी ब्याज मिल रहा है जिस बैलेंस पे, वो फुली एग्जेम्प्ट है, चाहे किसी भी रेट से मिल रहा है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। एंड हाँ, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में रेट 9.5 देखी जाती थी, 9.5 से ज़्यादा मिल रहा होता तो टैक्स लगता। एंड ₹250 पर जो इस साल आपने कॉन्ट्री किया, आपने 3,60,000 रुपये जमा करा रहे हैं, तो 2.5 लाख पे ब्याज बन रहा है 14,000, तो ये माफ़ हो जाएगा 2.5 लाख तक तो, और 2.5 लाख से ऊपर 1,10,000 रुपये ब्याज बन रहा है 2362, ये टैक्सेबल होगा। हमें पता था 2.5 लाख से जितना ज़्यादा कॉन्ट्री कर रहे हैं उस पर जो ब्याज मिल रहा है वो टैक्सेबल होगा। इन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एंड स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड, इफ एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट मोर देन 250 देन सेपरेट नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट खोलना होगा पीएफ डिपार्टमेंट को, टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट खोलना होगा, विल बी मेंटेन एज पर रूल 90 के अकॉर्डिंग मेंटेन होगा। द अमाउंट अवेलेबल अंडर बोथ द अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर वुड बी कंप्यूटेड एज अंडर। ये मैंने आपको समझाई थी टेबल अभी। सीरियल नंबर पर्टिकुलर नॉन टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट, टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन अकाउंट। सबसे पहले तो ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे, जो क्योंकि 31 मार्च 2021 तक जितना भी पैसा आपके पीएफ अकाउंट में जमा हुआ वो लिख देंगे। क्लोजिंग बैलेंस इन द अकाउंट एज ऑन 31 मार्च 21। फिर आपने जो पैसा जमा करा 21-22 में, उसके बाद के सालों में वो लिखा जाएगा कंट्रीब्यूशन में ड्यूरिंग द ईयर। तो आपने देखिए आपकी सैलरी है 2 लाख, मैं वापस बता देता हूँ, 2 लाख पर मंथ सैलरी है, प्लस 25% ये मिल रहा है 2.5 लाख, इसका 12% आप कॉन्ट्री कर रहे हैं इंटू, तो एक महीने का हो गया 30,000। 2 लाख बेसिक सैलरी प्लस 25%, 2.5 लाख आपका हो गया, इंटू 12% निकालेंगे, एक महीने का 30,000 जमा कराना है तो साल का 3 साल में से 2.5 लाख तो माफ़ हो जाएंगे। 2.5 लाख से ऊपर जितना जमा कमा रहे हैं वो कहलाएगा टैक्सेबल कंट्रीब्यूशन हो गया, राइट। इंटरेस्ट क्वेश्चन में खुद ही दे रखा है कि आपको इंटरेस्ट जो मिला है वो आपको निकाल के यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन में। अगर आप देखें तो क्वेश्चन में बोला था 50 लाख पे तो 4,05,000 है, प्लस 2.5 लाख पे 14,000 इंटरेस्ट बना, तो 4,19,000 तो ये हो गया, और 1,10,000 पे 2,362 इंटरेस्ट आपको दे रखा है, तो 419 ये तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी 9.5% तक माफ होता है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में, और क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है आपको तो 8.1% से मिल रहा है। और ये जो एक्सेस पे जो एक्सेस अमाउंट आपने कॉन्ट्री किया 2.5 लाख से जितना ज़्यादा कॉन्ट्री किया, 3,60,000 रुपये आप जमा करा रहे हैं साल के पीएफ अकाउंट में, 3 साल में से 2.5 लाख तक तो माफ हो जाएगा, 1/10 पे 2362 मिल रहा है, ये टैक्सेबल होगा। अब ये ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है। तो ये तो क्या समझना नहीं है, आपको यही समझना था कि 2.5 लाख से जितना आप ज़्यादा कॉन्ट्री कर रहे हैं ये अमाउंट टैक्सेबल होगा। नोट दे रखा है इंटरेस्ट फॉर द प्रीवियस ईयर 21-22 419 विल बी एग्जाम, ये 419 तो एग्जाम्प्ट हो जाएगा क्योंकि तो विद इन लिमिट है, और जो एक्सेस अमाउंट पे जो 1,10,000 पे ब्याज बन रहा है 2,362 विल बी टैक्सेबल। और एटीसी की डिडक्शन तो मिलती है, अभी आप पढ़ेंगे डिडक्शन वाला चैप्टर है। अगर जब 5 हेड का टोटल आ जाता है, ग्रॉस टोटल इनकम आती है, तो 5 हेड के टोटल में से आपको डिडक्शन दी जाती है अंडर सेक्शन एटीसी, और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये तक की आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। वैसे तो आप 3,60,000 रुपये जमा करा रहे हैं, पर एटीसी में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये तक की छूट देंगे, यानी आपकी टोटल इनकम को 1.5 लाख रुपये से घटा दिया जाएगा। आई होप आपको ये प्रोविजन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया फिर भी कोई आपके मन में डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।